अगर कोई बेटा अपने ही सगे पिता की लाश को दफनाने के लिए दिन दहाड़े बैंक लूट ले तो आप उससे क्या कहेंगे? चोर या एक मजदूर बेटा? आज की कहानी एक ऐसे ही बेटे की है जिसने एक लालची बैंक को घुटनों पर लाद दिया। कहानी की शुरुआत होती है रात के घने अंधेरे में, जहां हमें करसानी नाम का एक शातिर चोर दिखाई देता है। वो अपने दोस्त मुर्गेन के साथ मिलकर उस इलाके के एक रसूखदार एमएलए के घर पर डाका डालने की तैयारी में था। करसानी इस दलदल से तंग आ चुका था और उसने मुर्गेन से साफ कह दिया था कि भाई, ये मेरी जिंदगी की आखिरी चोरी है, इसके बाद मैं ये सब छोड़ छाड़ कर एक शरीफ इंसान की जिंदगी जीऊंगा। क्योंकि ये मुर्गेन का पहला दिन था। करसामी उस चोरी के कुछ सीक्रेट पैतरे सिखा रहा था। वो अपने हाथों पर एक खास तरह का गोंद लगाता है ताकि कहीं भी उसके फिंगरप्रिंट्स न छूटे। ताला तोड़ने के लिए वो देसी बारूद का इस्तेमाल करते हैं। बारूद में आग लगाते ही ताला एक झटके में उड़ जाता है और दोनों घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। करसानी इतनी सफाई से तिजोरी साफ करता है कि देखने वाले दंग रह जाएं। वो ढेर सारा कैश बैग में भर ही रहा था कि अचानक किस्मत दगा दे जाती है। एमएलए के घर वाले अचानक वहां आ जाते हैं। टूटा ताला देखकर कोहराम मच जाता है। पूरे गांव को जगा दिया जाता है और एमएलए के आदमी घर के अंदर घुस जाते हैं। करसामी और मुर्गेन चारों तरफ से घिर चुके थे। करसामी अपनी जान की परवाह न करते हुए मुर्गेन को पैसा का बैग देता है और उसे छत के रास्ते ऊपर चढ़ा देता है ताकि वो बचकर निकल सके। लेकिन मुर्गेन डरपोक निकला। वो करसानी को वहीं तड़पता छोड़ अकेले ही सारा माल लेकर रफू चक्कर हो जाता है। अब करसामी अकेला था और सामने एमएलए के दर्जनों गुंडे। करसामी अकेले उन सब पर टूट पड़ता है। जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन जैसे ही वो लहूलुहान हालत में बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो देखता है कि पूरा गांव लाठी डंडों और हथियारों के साथ खड़ा है। करसामी पकड़ा जाता है। पुलिस स्टेशन में करसानी को बेरहमी से पीटा जाता है। जब उसकी पत्नी सेलेली को ये बात पता चलती है तो वो रोते हुए उसके पास आती है। उसे कभी यकीन ही नहीं था कि उसका सीधा साधा पति एक चोर हो सकता है, लेकिन जब सच सामने आता है तो वो अंदर से टूट जाती है। तभी एंट्री होती है इस कहानी के विलेन डीएसपी भरतन की। भरतन एक बेहद भ्रष्ट और प्रमोशन का भूखा ऑफिसर था। वो अपने सीनियर से के इस केस को अपने हाथ में लेता है ताकि खुद को बड़ा हीरो साबित कर सके। वो करसामी पर इतना जुर्म ढाता है कि आप देख नहीं पाएंगे। भरतन अपनी वाहवाही के लिए एक झूठी कहानी बुनता है। करसामी ने जो 50 तोला सोना चुराया था, भरतन उसे रिकॉर्ड में 100 तोला दिखा देता है और पिछले कई महीनों में इलाके में जितनी भी चोरियां हुई थी उन सबका जिम्मेदार करसामी को बता देता है। भरतन अपने सीनियर्स के सामने डींगे हाँकता है कि कैसे इस खतरनाक चोर ने पूरे गांव को पीटा था और उसने अपनी जान पर खेलकर इसे बहादुरी से पकड़ा है। जब करसामी को समझ आता है कि यह भ्रष्ट इंस्पेक्टर उसे झूठे केस में फंसा रहा है और वो कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, तो वो एक रात मौका पाकर भरतन की खटिया खड़ी करता है, उसे बुरी तरह मारता है और लॉकअप तोड़कर फरार हो जाता है। कहानी अब कुछ साल आगे छलांग लगाती है। करसामी अपनी पहचान छुपाकर अपनी पत्नी सैली के साथ में शहर के एक छोटे से ढाबे पर दिन रात मजदूरी करता है, लेकिन किस्मत यहाँ भी उसका इम्तिहान ले रही थी। ढाबे का लालची मालिक उन्हें ठीक से पैसे नहीं देता था, जिससे उनके लिए गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। करसामी अब इस गुलामी से तंग आकर खुद का एक छोटा होटल खोलना चाहता था ताकि वो ढेर सारा पैसा कमा सके, लेकिन बिजनेस के लिए चाहिए था पैसा। वो लोन के लिए एक प्राइवेट बैंक के चक्कर काटता है, जहां मैनेजर साफ कह देता है कि बिना कोई कीमती चीज जैसे गहना या खेत के गिरवी कागज रखे बगैर 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तब करसामी को याद आता है कि गांव में उसके पिता का कुछ खेत है जिस पर वो लोन ले सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा पेच था। करसामी जब 15 साल का था तब उसने अपने पिता के पैसे चुराए थे, जिसके लिए उसके पिता कंदा स्वामी ने उसे बहुत मारा था और इसी वजह से करसामी ने घर छोड़ दिया था। उसे डर था कि उसका पिता उसे देखते ही भगा देगा, लेकिन मजबूरी इंसान से कुछ भी करवाती है। वो हिम्मत जुटाकर अपने मामा के पास जाता है ताकि वो बीच बचाव कर सके, पर मामा भी उसे देखते ही एक करारा थप्पड़ रसीद कर देते हैं। उसकी पुरानी गलतियों के लिए उसे खूब फटकारते हैं। टूट चुके करसामी को लगता है कि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। वो वापस जाने के लिए जैसे ही बस में चढ़ने लगता है, तभी पीछे से उसके बूढ़े पिता कंदा स्वामी आ जाते हैं। जहां करसामी सोच रहा था कि उसके पिता नफरत करेंगे, वही वो बूढ़ा बाप अपने बेटे को गले लगाकर बच्चों की तरह रोने लगता है। माँ बाप का दिल तो आखिर माँ बाप का ही होता है। वो अपने बेटे को पाकर फूले नहीं समाते, लेकिन करसामी के दिल पर एक बोझ था। वो यहाँ सिर्फ जमीन के कागज लेना है। तभी करसामी के सामने गांव का एक खौफनाक सच सामने आता है। दरअसल बैंक के मैनेजर मुत्तू सेलम ने पूरे
पूरे गांव के भोले भाले किसानों को बेला फुसलाकर उनकी जमीनों पर ट्रैक्टर लोन दे दिया था। बैंक का प्लान ये था कि खेती के नाम पर उन्हें फंसाया जाए। बदकिस्मत से उसी साल न तो बारिश हुई और ऊपर से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे, जिससे खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब जब फसल ही नहीं हुई तो किसान बैंक की भारी भरकम किस्तें कहां से चुकाते। बैंक वाले उन पर तरह तरह के फालतू पेनल्टी चार्जेस लगा के उनकी जमीनों को हड़पने के लिए साजिश रच रहे थे। करसामी अपने पिता को समझाता है कि अगर हमने अपनी 8 एकड़ जमीन 10 लाख रुपए में किसी ब्रोकर को नहीं बेची तो बैंक वाले किस्त न भरने की वजह से इसे जब्त कर लेंगे। ये सुनते ही कंदा स्वामी भड़क जाते हैं। वो गुस्से में कहते हैं कि हम अपना खेत कभी नहीं बेचेंगे क्योंकि उसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। बाप बेटे में अनबन होती है और करसामी फिर से नाराज होकर शहर लौट आता है, लेकिन उसकी पत्नी सैली उसे यही रास्ता दिखाती है कि जब पिता इतनी बड़ी मुसीबत में है तो तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। करसामी जब अपनी पत्नी को लेकर वापस गांव लौटता है तो वहां एक भयानक कांड हो चुका था। जिस पिता से वो बरसों दूर रहा था वो आज तनाव और सदमे के कारण इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। करसामी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसे लगता है कि उसकी बातों ने ही उसके पिता की जान ली है, लेकिन जुल्म की इंतहा तो तब होती है जब वो अपने पिता की लाश को उनके ही खेत में दफनाने जाते हैं तो बैंक वाले आकर लाश को दफनाने से रोक देते हैं। उनका कहना था कि जब तक बैंक का पूरा लोन नहीं चुकेगा इस जमीन पर कोई कुछ नहीं कर सकता। करसामी का मामा गिड़गिड़ाता है। बैंक वाले वो पत्थर दिल इंसान साफ मना कर देते हैं और लाश को शमशान ले जाने को कहते हैं। अब करसामी के पास कोई रास्ता नहीं था। वो अपने बाप को लावारिस की तरह सड़क पर छोड़ देता है और पुलिस को फोन कर देता है। सरकारी अस्पताल की गाड़ी आती है और करसामी के बाप को ले जाती है। सरकारी अस्पताल के नियम के मुताबिक वो लाश को सिर्फ 7 दिन तक सेफ रख सकते थे। 8वें दिन वो उसे जला देते। करसामी फैसला लेता है कि वो चोरी करके 3 लाख रुपए का जुगाड़ करेगा और अपने पिता को उनकी खुद की जमीन में दफन करेगा। वो अपने पिता की बॉडी को अस्पताल में सुरक्षित करवाकर अपने मामा और मुगरेसन के साथ बैंक लूटने का मास्टर प्लान बनाता है। वो चालाकी से बैंक के मैनेजर से मिलकर पता लगाता है कि बैंक का जो अलार्म सिस्टम है वो सीधे पुलिस स्टेशन जुड़ा है और दरवाजा छूते ही 5 मिनट में पुलिस आ जाएगी। पहली रात वो कार चोरी करके नंबर प्लेट बदलता है, लेकिन वे तिजोरी इतनी मजबूत थी कि रात में वो उसे तोड़ नहीं पाता और उसका पहला प्लान फेल हो जाता है। तब करसामी एक खतरनाक फैसला लेता है। वो रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में बैंक लूटेगा, क्योंकि दिन में तिजोरी खुली रहती है। वो एक देसी लोहार से 2 गन खरीदता है और हाईवे के किनारे वाले बैंक पर धावा बोल देता है। दिन दहाड़े वो बैंक के अंदर सबको डराकर एक जगह इकट्ठा कर लेता है। तिजोरी में करोड़ों रुपए थे, लेकिन करसामी लालची नहीं था। वो सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक 3 लाख रुपए ही चुराता है। तभी बाहर खड़ा मुर्गेन सीटी बजाता है क्योंकि वहाँ एक नया पुलिस इंस्पेक्टर आ चुका था। करसामी फुर्ती से बैंक के स्टाफ और ग्राहकों को एक कमरे में बंद करता है और खुद कर्मचारी की कुर्सी पर बैठ जाता है। इंस्पेक्टर अपना नया अकाउंट खुलवाना आया था। करसामी बड़ी चालाकी से बहाना बनाता है कि मैनेजर साहब की बेटी की शादी है, इसलिए सब वहाँ गए हैं, आप कल आइए। इंस्पेक्टर फार्म छोड़कर चला जाता है और करसामी पैसे लेकर 9-2-11 हो जाता है। जैसे ही बैंक का असली बॉस मुत्थु सेलम वहाँ पहुँचता है, उसे पता चलता है कि 3 लाख की चोरी हुई है। मुत्थु बड़ा ही शातिर खिलाड़ी था। वो तिजोरी से 2 लाख रुपए खुद निकाल लेता है और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाता है कि पूरे 5 लाख की चोरी हुई है। इस केस की जांच के लिए उसी पुराने करप्ट डीएसपी बर्तन को बुलाया जाता है। बर्तन ताला तोड़ने के स्टाइल से तुरंत पहचान जाता है कि ये काम किसी और का नहीं है बल्कि करसामी का है। इधर करसामी बैंक मैनेजर को वो 3 लाख रुपए देकर अपनी जमीन के कागज मांगता है, लेकिन वो भ्रष्ट मैनेजर घपला करके 1.5 लाख रुपए का और एक्स्ट्रा चार्ज मांग लेता है। करसामी चुपके से वहां से निकल जाता है। करसामी चालाकी से नोटों को एक दुकान से बदल देता है ताकि नोट के नंबर से वो पकड़ा न जाए। बर्तन जब मुत्थु से पूछताछ करता है तो उसे समझ आता है कि चोर बैंक से अपनी जरूरत भर चोरी कर रहा है, यानी वो कोई कर्जदार किसान हो सकता है। बर्तन उन किसानों की लिस्ट मांगता है जिन्हें जमीन का नोटिस मिला था। मुत्थु को पता चल जाता है कि चोरी करसामी ने की है, इसलिए वो जानबूझकर उसकी फाइल छुपा लेता है। मुत्थु करसामी के घर पहुंचता है और उसे एक डील ऑफर करता है कि तुम बैंक लूटो, मैं पुलिस को संभालूंगा और आधा आधा माल बांटेंगे। लेकिन करसामी चुप रहता है। जब करसामी हाथ नहीं मिलाता तो मुत्थु दूसरे चोरों को काम पर लगा देता है और अपने ही बैंकों में चोरियां करवाने लगता है। करसामी उन चोरों का पता लगाने के लिए मुत्थु को फॉलो करता है और लक्ष्मी लॉज में जुआ खेलने के लिए बहाने उनके कमरे में घुस जाता है। वहाँ पैसों को लेकर लड़ाई होती है जिससे मुगरेसन को चाकू लग जाता है और चोर पैसे लेकर भाग जाते हैं। करसामी इमोशन होकर अपनी माँ और पत्नी को सारी सच्चाई बता देता है कि वो जमीन बेचने आया था जिसकी वजह से पिता की मौत हुई थी। माँ उसे रोकर गले लगा लेती है। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे धमाकेदार मोड़ पर आती है। करसामी को समझ आ जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है बल्कि पूरे गांव के किसानों की है। वो ठान लेता है कि अब वो खुद के लिए नहीं बल्कि उन सभी मजदूर किसानों के लिए चोरी करेगा जिनके साथ फ्रॉड हुआ था। वो बड़ी सफाई से बैंकों में चोरियां करना और मुत्थु के ठिकानों पर हमला करना स्टार्ट करता है और ढेर सारा पैसा लूट लेता है।
इधर भरतन को मुत्थू पर शक होता है और वो मुत्थू को लेकर उस बैंक में जाता है जहाँ चोरी होने वाली थी। वहाँ अचानक मुत्थू के किराए के गुंडे गन लेकर घुस जाते हैं और भरतन के सामने मुत्थू का नाम ले लेते हैं। मुत्थू की चोरी पकड़ी जाती है, वो भागने की कोशिश करता है लेकिन एक ट्रैक्टर से टकराकर घायल हो जाता है। अस्पताल में गुस्से से पागल भरतन मुत्थू को जान से मार देता है। इधर करसामी लूटा हुआ सारा पैसा गांव के हर एक गरीब किसान को बांट देता है। सारे किसान बैंक का कर्ज चुकाकर अपनी जमीनों के मालिक वापस बन जाते हैं। करसामी अपने पिता के शव को उनकी ही जमीन में दफन करता है और उनकी आखिरी इच्छा पूरी करता है। तभी वहाँ डीएसपी भरतन आ जाता है और करसामी को मारने लगता है कि तू बैंक का पैसा लौटकर हीरो बन रहा है। तब करसामी भरतन से पूछता है कि साहब आपने कार लोन लिया है, अगर 3 साल तक आपकी सैलरी न आए तो क्या आप किस्त भर पाएंगे? भरतन कहता है कि नहीं। करसामी समझाता है कि बस यही किसानों के साथ हुआ है साहब, इन्हें बेला फुसलाकर लोन दिया गया, फिर फालतू चार्जेस लगा के इनकी जमीनें छीनी गई। ये बात सुनकर भरतन का दिल पिघल जाता है। वो करसानी को छोड़ देता है और सारी चोरियों का इल्जाम मरे हुए मुत्थू पर लगाकर केस हमेशा के लिए बंद कर देता है। करसामी पूरी तरह आजाद हो जाता है, उसे उसकी जमीन और सम्मान वापस मिल जाता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी है आपको धनुष की इस माइंड ब्लोइंग फिल्म का कारा की कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।